बट मतलब लेकिन मैं इसका अप्रोच मान बता लीजिए। सकता हूँ। थ्योरी पॉइंट अभी तो वैसे भी जो है वो, ये चिन्मयी जी भी ज्वाइन कर रही हैं थोड़ी देर में, तो आई थिंक 2-3 मिनट में ज्वाइन कर लेंगे। जो सर इसको अगर चलाना नहीं आएगा तो फिर चीजें सर इसके थ्रू चेक नहीं हो पाएंगी। बड़े आराम से होंगी। ये तो मैं अभी आपको सिखाने वाला पार्ट तो आरती करती है ना, ये वाला वो मैं नहीं करता। जी तो हम सर। दोनों तो अपना अपना काम डिवाइड कर रखा है, ना मैं उसके काम में ज्यादा दखल देता ना वो मेरे। सर मुझे भी 2007 से मैं हीलिंग में हूँ सर। हम्म। और मतलब काम के साथ में मैं जितना काम अपना करता हूँ उतना ही टाइम मैं निकाल के, मतलब मैं हीलिंग में, मेरा ये अंदर से ही इंटरेस्ट रहता है ये। देखो जी, और बड़ा मैं। सिंपल सा इसका अप्रोच है। जब किसी के पास कोई दर्द होता है, वो हीलर जी। बन जाता है। जी। ये मैं जब वो कोर्स कराता हूँ ना 1 साल वाला, तो उसमें मैं यही सारी चीजें कवर करता हूँ। जी जी। वो कोई ना कोई दर्द जरूर होना चाहिए। अगर दर्द नहीं है तो आप अच्छे क्वालिटी के हीलर नहीं बन सकते कभी भी। जी। ये एक स्टैंडर्ड फंडा है। मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा, मेरे गुरुजी कैसे बोलते थे, वो बोलते थे साधु बेटा 3 प्रकार से बनता है, पेट से, जी। चपेट से और लपेट से। पेट से जी। मतलब भूखा मर रहा था, क्या करें, बोले चलो साधु बन जाते हैं। पेट से, चपेट से मतलब, नमस्ते। नमस्कार मैम। चपेट से मतलब कि कोई महामारी या कोई बीमारी फैली, उसमें पूरा परिवार चपेट में आके मर गया, आप अकेले बचे, पागलों से घूम रहे थे, क्या करें, बोले चलो साधु बन जाते हैं। तीसरा होता है लपेट से, कि बोले कोई बाबा जी के पास जाता था, तो बाबा जी हाँ 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 करते रहते थे, वो बाबा जी की सेवा करता था, बोले बच्चा आज सही दिन है, तू भी बांध ले लंगोट और बैठ जा बराबर में। तो वो हो गया लपेट में लेना। तो ऐसे करके साधु 3 प्रकार से बनता है, पेट से, चपेट से और लपेट से। बोले जो वास्तविक साधु होता है, वो इन तीनों तरीके से नहीं बनता। जी। तो दैट वाज समथिंग विच वाज अ आई ओपनर, कि जब आप सब्जेक्ट को जानने की इच्छा से आगे बढ़ते हैं, जी। तब आप एक्चुअल वो बन पाते हैं जिसके लिए आप टारगेट करते हैं। मतलब ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है पूरे प्रोसेस में। तो आज से हम लेकर एंटीना का क्लास शुरू कर रहे हैं, वेलकम ऑल। और इस क्लास में एक पार्ट है थ्योरी का और एक पार्ट है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल हम तब शुरू करेंगे। चिन्मय जी, आपका वो लेकर एंटीना कब तक आ जाएगा? नेक्स्ट वीक तक तो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक तक? नेक्स्ट वीक मतलब आज मतलब तो थर्सडे हो गया ना, फ्राइडे। जी सर। हम दिखा रहा था कि 17 तक पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचा नहीं। अभी भी ट्रांजिट में है, वैसे दिखा रहा है। हाँ, वो आ जाएगा, एक आध दिन आगे पीछे तो हो जाता है, उसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, मतलब हम 2 दिन जो है इसको वो ले लेंगे। 2 दिन हम थ्योरी का क्लास करेंगे। प्राइमरली मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा और आरती का जो है वो प्रोसेस बटा हुआ है। जैसे लेकर एंटीना मुझे चलाना नहीं आता, लेकिन उसकी थ्योरी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। उसकी थ्योरी में जितनी डिटेल भी बनी है वो सारी की सारी पूछी जा सकती है। तो वो हम क्लास ही उस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 दिन है, तो 2 दिन हम, अभी आज 19 हो गई ना, 20 और 21, तो हमारे लिए भी अच्छा हाँ। है। ये राहु मतलब ये एक्लिप्स भी हो जाएगा। हमारी 22 से प्रैक्टिकल की क्लास शुरू कर लेंगे, 21 तक जो है हम थ्योरी का क्लास कर लेंगे। तो थ्योरी में हाँ। मैं इसमें कुछ ब्रॉडर चीजें बता देता हूँ। ब्रॉडर इन द सेंस, वैसे तो मैंने एक पीपीटी बनाकर ग्रुप में शेयर कर दी है, तो आई थिंक आपने देखी है, नहीं देखी तो मैं एक एक करके वो दिखा देता हूँ।
ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी। तो बेसिकली ये कहानी शुरू तब हुई थी जब एक व्यक्ति ने एक अपना स्केल डिफाइन करा। आप लोगों को बोवी स्केल भी मिल गया ना, वो जी। लंबा सा जो होता है, जी। उसका कलर्ड प्रिंट आउट भी ले लिया आप लोगों ने? जी। जी। हाँ, तो उसको लेमिनेट करा के रख लीजिएगा। उसको उसके ऊपर जब उसको चलाएंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो बोविस का। पर पहले मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी ये थी कि एक व्यक्ति ने आइडेंटिफाई करा कि हर एक चीज के अंदर एनर्जी होती है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, आई थिंक लेकर उसी के नाम से है वो, बट नहीं सॉरी, बोविस था उसका नाम। लेकर तो वो उसको कहते थे। तो बोविस जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने देखा कि जो तमाम चीजें हैं दुनिया में, नेचर के हिसाब से, पेशेंट्स के हिसाब से, घरों के हिसाब से, अंडरग्राउंड वाटर के हिसाब से, ऐसे करके तमाम चीजों को उसने जो है इंट्यूटिवली आइडेंटिफाई करा कि किसका क्या एनर्जी होता है। और जब वो उसने उस एनर्जी का मेजरमेंट करा तो उसने अपना एक थ्योरी प्रपोज करा कि हर चीज में एक एनर्जी होता है, हम उस एनर्जी को बेस बनाकर चलते हैं तो हमारे को एक स्केल ऑफ रेफरेंस आता है। मुझे खैर ये सब पता नहीं था। मैं हमारे घर में कोई वास्तु वाला आया तो उसने बोला कि जी आपके घर में ये गलत है वो गलत है। हमने भी तोड़फोड़ कर ली, 50 एक हजार रुपये खर्च हो गए। जब वो सारा कुछ पार्ट हो गया तो एक दो चीजें अच्छी भी हुई, लेकिन ज्यादातर में कोई बड़ा फर्क नहीं आया। पैसे भी चले गए। तो एंड ऑफ द डे जितना हम फर्क और जितना उसको पूरे पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन उससे पूछा। मैंने कहा मुझे आप ये बताओ, आपने कहा ये चीजें गलत है हमारे घर के अंदर, तो अगर कोई चीज गलत है तो कोई सही भी होगा। अब जो गलत थी वो आपने तुड़वा दी। अगर नहीं तुड़वाते तो भी हमारा घर तो चल ही रहा था ना। ऐसा तो नहीं था कि हम कोई खत्म हो गए थे उस पूरी चीज में। और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं जो होती तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। आपकी जिंदगी के नेगेटिव पहलू के टाइम पर वो नेगेटिव चीजें पॉजिटिवली एक्ट करती हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वास्तु आपको सबसे पहले मतलब ये बताना चाहिए कि अभी आपका जो भी लाइफ चल रहा है उसमें आप वास्तु के जो भी चीजें तोड़फोड़ करेंगे, जो भी नया कुछ लगाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बाद में बोला कि तोड़फोड़ करनी नहीं है, हम ये यंत्र लगा देंगे। अब उनके यंत्र वगैरह भी क्या थे, कोई बुद्धा की स्टैचू लगा रहा था, कोई कछुआ लगा रहा था, कोई लाफिंग बुद्धा लगा रहा था, कोई पिरामिड लगा रहा था, कोई क्रिस्टल्स लगा रहा था। मतलब कुल मिला के वास्तु इज ए दुकान जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है और उसके रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। दैट वाज द कोर कॉन्सेप्ट जो मुझे मार्केट में जाके एक व्यक्ति था जो खुशदीप बंसल, उसके बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। और वो अपने आप को महावास्तु एक्सपर्ट कहता है और एक प्रोग्राम का वो 2.5 लाख रुपए चार्ज करता है। मैंने जब उसका पूरा प्रोग्राम पढ़ा तो मुझे वहां पर कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं मिला। मेजॉरिटी चीजें जो हैं वो वैलिडेट भी नहीं हो रहे थे। तो मेरा क्वेस्ट वही रहा कि अगर मैं किसी को सिखा रहा हूं तो मैं उस व्यक्ति को क्या चीज सिखा रहा हूं, दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने सबको सब कुछ सिखा दिया तो सब मेरे भी गुरु बन जाएंगे। तो मैं उतना पार्ट बताऊं जिससे कि एक प्रत्यक्ष में चमत्कार भी हो जाए, वो मेरे स्टूडेंट भी रहें और कभी भी मेरे से ऊपर ना जा पाए। सो दैट वाज समथिंग विच आई ऑब्जर्व इनवेरिएबली अक्रॉस एवरीवेयर जहां पर कि जूम पर कोई भी कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं। तो ये मेरा एक सेकंड चैलेंज सामने आया कि आप पैसे दे रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कोर चीज नहीं सिखाई जा रही। वापस से बोविस पे आते हैं। तो बोविस ने बोला कि एक स्केल है जिसको आप बोविस एनर्जी मीटर के तौर पे लेकर चलेंगे। विनय जी आपके पास है तो दिखा दीजिए। जी सर। नहीं, ये तो लेकर एंटीना है, बोविस स्केल। अच्छा। सो ये हमारा बोविस स्केल था। ये A3 साइज पे निकाला है अपने।
जी A3 पे है, A4 था नहीं, तो मैं A4 पे निकलवा लूंगा इसको। नहीं नहीं, ये A3 पर ही निकलना है। ये जितना इसका लंबाई है, बस ये है जी। कि ये चौड़ाई में ज्यादा हो गया, अदरवाइज मैंने तो इसको काट के उतना करा रखा था। अच्छा जी। तो ये बोवी स्केल में आप देख रहे हैं कि एक पार्ट येलो एनर्जी का है, एक पार्ट रेड एनर्जी का, एक पार्ट ग्रीन एनर्जी का है। ठीक है, उसके बाद जो है वो वॉयलेट या पर्पल करके कलर है जो उसके अंदर आता है। ठीक है। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि अगर किसी व्यक्ति का, पेशेंट जो है वो आईसीयू में है, तो एज पर लेकर एंटीना बोविस मीटर उसका एनर्जी होगा कितना। तो जब ये वाला पार्ट आया तो सो आईसीयू में अगर पेशेंट है, आईसीयू में अगर पेशेंट है तो उसकी एनर्जी 1500 बोविस यूनिट्स है। ठीक है, तो आप रैंडमली जब चेक करेंगे, मतलब जब हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, तो ये वाला पार्ट हम आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर देंगे। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है तो उसकी एनर्जी 6 साढ़े 6 हजार बोविस यूनिट होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। विच मीन्स कि अगर आप मेंटली किसी की भी स्कैनिंग कर रहे हैं और उसकी हीलिंग कर रहे हैं, तो बिफोर हीलिंग उसकी स्थिति अराउंड दिस होगी और आफ्टर हीलिंग उसकी स्थिति इतनी होगी। ऐसा कायदेसर होना चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम सबकी जानकारी में कोई ना कोई एक पेशेंट है। अ, विनय जी, आप तो डाउजिंग भी करते हैं ना? जी आपके पास है इस समय डाउजिंग का वो? सर, इस वक्त मेरे पास यहाँ नहीं है। अच्छा, ठीक है। कल जब आप बैठेंगे तो साथ में रख लीजिएगा। जी। ठीक है जी। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है एक होम या ऑफिस बिजनेस प्रेमाइसिस के तौर पे उसका एनर्जी कितना चाहिए, होना चाहिए। अगर कमजोर है तो बिलो 6000 उसका बोविस यूनिट एनर्जी होना चाहिए। अगर इट इज मोर देन 16,000 तो इसको कहेंगे हम डिप्लीटेड एनर्जी जोन, और इसको कहेंगे हेल्दी जोन। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो अब क्या है, ये बिलो 6000 है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 16,000 है। अब जब हम इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज आता है। हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमें पता है, जी। पर हम उसे भरें कैसे, उस एनर्जी गैप को फिल कैसे करें। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो डिफरेंशिएटर इस तरीके से है, क्योंकि हमने अ, हर एक डायरेक्शन के कुछ यंत्र बना रखे हैं और कुछ मंत्र आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो जब हम उन यंत्र और मंत्रों को यूज करते हैं तब हम इस एनर्जी गैप को पूरा कर देते हैं। ये हमारा यूनिक निश हो गया। तो आपका जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो आपको जरूर समझ में आना चाहिए और उसको काउंटर करने का तरीका भी पता होना चाहिए।
अब आता है जो हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसमें वो आता है नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम स्पिरिटेड एनर्जी भी कहते हैं। इसके बहुत सारे केसेस हैं। मतलब क्या है कि वास्तु में जो लोग भी किसी के घर में वास्तु करने जाते हैं, उनको इनवेरिएबली नेगेटिव एनर्जीज हिट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति केवल रेंटल प्रॉपर्टी में डील करता है। अब आपके पास में एक रेंटल प्रॉपर्टी है और वो किराए पे नहीं चढ़ रही, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स को बोलोगे अगर कोई प्रॉपर्टी इधर खाली हुई उधर भर गई, दैट मीन्स कि उसमें नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिटेड एनर्जी का स्कोप बहुत कम है। बट कोई प्रॉपर्टी अगर किसी भी रीजन से कॉन्टिन्यूसली रेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे या फिर किसी फ्लैट या मकान का ओनर बार बार चेंज हो रहा हो, तो उसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो स्पिरिटेड या नेगेटिव एनर्जी की है। अब मैंने घर खरीदा, घर खरीदते ही मेरे को यूएस से ऑफर आ गया और मैं यूएस चला गया। अब वो मेरा घर जो है वो खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं रह रहा। या फिर मैंने वो घर खरीदा और मेरे पास जो है वो पैसे जितने थे, मेरी नौकरी छूट गई या काम धंधा छूट गया, तो वो प्रॉपर्टी मुझे छोड़नी पड़ी और वो प्रॉपर्टी लिटिगेशन पड़ेगी, प्रॉपर्टी खाली रही। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर्टी कितने समय खाली पड़ी रही। तो अगर कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। जी सर। ठीक है। आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसको खाली से भरने का कोशिश करेंगे। अब वो खाली नहीं है, उसमें रहता कौन है? ये रहता है। अब आप वहां पर गए किसी भी व्यक्ति को कि आप ये देखो, ये वाला प्रॉपर्टी जो है इसको किराए पे चढ़ाना है या बेचना है, तो वहां पर तो जो रह रहा है वो आपसे ऑब्जेक्टिवली फाइट करेगा ना। तो जितने भी राइट। लोग वास्तु एक्सपर्ट होते हैं या रेंटल प्रॉपर्टी में डील करते हैं या प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग में डील करते हैं, ये सब के सबको नेगेटिव एनर्जी कॉन्टिन्यूस हिट करती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ये हमारा पहला पार्ट हो गया जो ये प्रोग्राम के तौर पे हम कवर करेंगे। सो ये हम बेसिकली बोलते हैं कि हमने कभी किसी की भी हीलिंग करी, तो व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट जिसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज हैं। फॉर एग्जांपल रेकी है। रेकी में प्राइमरली कुंडलिनी की एनर्जी के ऊपर वो बात करते हैं, प्लस देर आर अदर सिंबल्स ऑल्सो, बट इनका कोर जो होता है वो ये कुंडलिनी का सिंबल होता है। प्राणिक जो है वो बेसिकली ऑरा रिलेटेड बातें करता है, सो उनका अप्रोच ये वाला होता है। अब ये ओरिजिनली दोनों के दोनों जो हैं हमारे इंडिया के सिस्टम से ओरिजिनेट हुए। ये दोनों बेसिकली बुद्धिस्ट प्रोसेस हैं। जो ओरिजिनल इंडियन सिस्टम था हीलिंग का, वो क्या था, वो एक क्वेश्चन मार्क था। बट जब मैंने संस्कृत में हीलिंग का इक्विवेलेंट देखा कि कितना हीलिंग का हिंदी या संस्कृत में वर्ड क्या है, so there were around 45 words in Sanskrit which were equal to healing.
विच वॉजंट द केस कि हम बोले कि ये हमारा जो इंग्लिश सिस्टम जो है उसके अंदर कोई भी 45 लेवल की टर्म्स नहीं थी जो हीलिंग के तौर पे यूज होती हो। ये हमारा सेकंड पार्ट था कि जब हमने अपने सिस्टम के हीलिंग मोडालिटीज को देखा और उनको जब कंपेयर करा, जो भी प्रेजेंट सिस्टम था, प्रेजेंट से में रेकी प्राणिक हो गया, किगोंग हो गया, ची एनर्जी हो गया, सो ये सारे के सारे पार्ट थे। एंड बोविस और लेकरेंटिना ने जो सबसे बड़ा फर्क प्रोवाइड करा वो था व्हेन वी परफॉर्म अ हीलिंग बट कैन वी मेजर द चेंज। अब आप जैसे वो विनय जी डाउजिंग करते हैं, तो कल वो आपको एक डाउजिंग का भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। हम कोई भी एक मंत्र की एनर्जी को लेकर चलेंगे, किसी पर्पस को लेकर चलेंगे, और वो जो डाउजर है वो कितना तेजी से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है या बहुत तेजी से, मतलब ये सारे के सारे वेरिएशंस हैं उसके। बट इट डजंट क्वांटिफाई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो लेकर एंटीना और बोवी स्केल में मेजरमेंट से रिलेटेड है। कितना क्वांटिफाइड, आपने खाने में नमक डालना है, कितना डालना है क्वांटिफाई कर लीजिए, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म। तो ये हमारे एस्पेक्ट्स थे जो कि हमारे को लेकर एंटीना और बोवी स्केल की वजह से मिलते हैं। वास्तुकला बोलेंगे, जैसे मैं आपके घर में आया तो मैं आपसे, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, प्लीज मास अपने हाथ में पकड़ा होगा, लेकर एंटीना मेरे हाथ में होगा, मैं ऐसे ऐसे चलाऊंगा और उसको जो है बोवी स्केल पे मैं मूव करूंगा, और आप क्वेश्चन करेंगे मुझे मेरे घर की इस समय कितनी एनर्जी है वो बताइए। मैंने उसको चलाया, उसको मूव करा, और वो जिस जगह डिप करा, वहां डिप करने पर आपको पता चल गया कि ये एनर्जी इतनी है। अब मैंने आपको एक प्रेस्क्रिप्शन लिस्ट बना के दी कि एज पर माय सिस्टम आपके घर में ए बी सी डी ये चीजों की वजह से प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट करने से इसकी एनर्जी कितनी बढ़ रही है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे करके मेरे प्रेस्क्रिप्शन चार्ट के हिसाब से आपको बोला, और आपने उसी चीज को लेकर एंटीना के थ्रू चेक कर लिया इन टर्म्स ऑफ कि ये जो चेंज ए है जो मैंने सजेस्ट करा है, क्या इससे मेरे घर का एनर्जी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। ऐसे करके आपको इंक्रीमेंटल वैल्यूज पता चलती जाएंगी, विच इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे पास यूट्यूब पे लेकर एंटीना के 100 कोर्स हैं। आप कहीं भी जाइए, लेकर एंटीना टाइप करिएगा एंड यू विल फाइंड गुड नंबर ऑफ वीडियोस। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा? जी। कोई भी आपको बोविस स्केल से कनेक्ट करने के लिए नहीं बोलेगा। Which means Lecker antenna is treated as a dowser, not as a हम्म, Bowie scale। जी सर, ऐसा ही होता है। ये मैं मेरी स्ट्रेंथ बता रहा हूं। वो उनको बोवी स्केल के बारे में, अगर उनका 2 दिन 5 दिन जितने दिन का भी कोर्स होगा, 15 घंटे 20 घंटे का, तो आखिरी 3 या 4 घंटे में वो बोवी स्केल देंगे। मैं मेरा फर्क बता पा रहा हूं? जी। तो ये हमारा बेस था जिसमें कि हमने इन सारे एस्पेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए करा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, हीलर अगर हीलिंग कर रहा है, क्या वो अपने प्रोसेस को क्वांटिफाई कर सकता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने हीलिंग करी, सामने वाले को कितनी देर में फर्क पड़ गया हीलिंग करवाने के बाद? 2 मिनट में, 2 घंटे में, 2 दिन में? इससे ही पता चलता है कि आपका हीलिंग का जो लेवल जो है वो कितना इंटेंस एनर्जी बेस्ड है।
आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो, नहीं रिजॉल्व कर सकते। 90% जितने भी लोग ये प्रोसेस को नहीं जानते, वो जब वास्तु और इस पूरे प्रोसेस में अलग अलग प्रॉपर्टी में जाते हैं और चीजें बताते हैं, उनके अपने काम खराब होने शुरू हो जाते हैं, उनको अपने आप को दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। दिक्कतें इसलिए क्योंकि जिन खाली प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं वहां के जो स्पिरिटेड एनर्जीज हैं वो इस पूरे पार्ट को इम्पैक्ट करते हैं। So rightfully saying कि you will have to quantify it. You said that I have completed this course and the people from whom I learned it also learned in the same way. Finally, this problem will not be solved. जिसका मतलब अगर आपको डिमांड को गेज करना नहीं आता, सप्लाई को गेज करना नहीं आता और आप डिमांड को सप्लाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप उस जगह जो भी पैसा ले रहे हैं या जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो आप अपनी हेल्थ को गड़बड़ करने के लिए ले रहे हैं। मेरे पास एक बहुत साल पहले एक केस था, तब मैं हीलिंग वगैरह कुछ नहीं जानता था। हमारे घर में एक बाबा जी आए हुए थे, उन्होंने बोला, उनके उनको मिलने देखने के लिए वो आया, उसने बोला जी मेरे बेटे की तबीयत गड़बड़ है, तो इलाज करा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा। उसने क्या हो गया? बोले उसका जो थाई और हिप सॉकेट जो है वो उसमें जो है वो पस फॉर्मेशन हो गई है, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसका पैर काटना पड़ेगा। अब जवान बच्चा 12-14 साल का, उसका पैर कोई किसी को काटना हो तो आप सोचो कि उसके लिए कितना बड़ा पेनफुल पार्ट होगा। तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो उन्होंने कहा बेटे एक काम करो, तुम काम क्या करते हो? बोले जी मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ। बोले तुमने जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी छेड़ दी है जहां पर कि जो ऊर्जा थी तुम उसको संभाल नहीं पा रहे, तो ये सब जो है। और तुमने शराब भी पीते हो क्या? बोले हाँ जी। तो बोले वो शराब पी के तुमने जो है ऐसा मान लो कि जैसे एक प्रॉपर्टी में कोई मजार वगैरह थी, तो तुमने उसको बार बार क्रॉस करा और उसके बाद वो तुमसे नाराज हो गई, तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब तुम एक काम करो, वो बच्चे के एक चादर नीचे बिछाओ सफेद रंग की और एक चादर ऊपर बिछाओ, आज उसको बिछाओ और कल वो चादर मेरे पास लेकर आना। तो बोले कल तो आप यहाँ नहीं, तो बोले वहां मैं देवबंद में रहता हूँ, वहां ले आना, फिर मैं उपाय कर दूंगा। वो वहां पर गए। मेरठ से मुजफ्फरनगर एक जगह पड़ती है, मुजफ्फरनगर से बस चेंज करके देवबंद जाना पड़ता है। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो चादर उठाकर जो बस में ऊपर जो जगह होती है सामान रखने के लिए, वो थैला जो है उन्होंने ऊपर रख दिया। और जब मुजफ्फरनगर आया वो लोग मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वो लोग उतर गए बस चेंज करने के लिए और वो थैला वहीं रह गया। उसके बाद जरा सा आगे गए, उन्हें याद आया, वो तुरंत भाग के बस में पहुंचे, वो थैला बस में नहीं था। तो उन्होंने फिर से फोन करा कि बोले जी वो थैला बस में नहीं है। बोले बेटा मैं तो जानता ही था ऐसा होगा, इसलिए पर फिर भी मैंने कहा कि अगर छोटी मोटी कोई चीज होगी तो वो आपको बता देगी। अब उधर उसके बेटे की तबीयत गड़बड़ हो रही थी, मेरे को पता चला। तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट था वो बच्चा, तो मैं गया वहां पर, आईसीयू में था। ये हुआ कि भाई कल सुबह जो है इसकी सिचुएशन देख के इसका पैर का सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो ये पस फॉर्मेशन पूरे बॉडी में अगर थाई और हिप जॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ गई तो वो सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा। तो मैं वो अपने साथ में उन दिनों श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ता था, तो मैं वो लेकर गया एंड वो मैंने उस बच्चे के पढ़ के और आईसीयू में कान में फूंक दिया। तो अब फूका जैसे ही तभी उसकी आंखें ऐसे ऐसे करके मूव करना शुरू हो गई। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 2007। तब मेरे को हीलिंग का एबीसीडी भी नहीं पता था कि हीलिंग होती क्या है और कैसे होती है, कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि कोई भी भूत प्रेत का चक्कर हो तो अगर आप जो है ये पढ़ के 7वां अध्याय और उसके कान में फूंक मार दें तो वो व्यक्ति का स्पिरिट एनर्जी चला जाती है। खैर, जैसे ही मैंने वो करा उसके बाद इमिजिएटली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर में बुखार जैसा फीलिंग आने लगा और हैवी लगने लगा अपना शरीर। तो मैं वहां से उठा और गाड़ी से अपने घर में आ गया दिल्ली में। उन दिनों में दिल्ली में ही जॉब करता था। जब वो वाला पार्ट हुआ तो 2 दिन तक मैं बुखार में पड़ा रहा, आरती भी थी वहां पे।
और आरती बोली मुझे ऐसा लगता है रात को जैसे कोई और व्यक्ति है यहाँ पर, तुम नहीं हो। और बुखार मेरा बहुत तेज। मैंने कहा हाँ कोई भूत प्रेत का चक्कर होगा, वो बेचारा परेशान होगा। अब छूट रहा है तो अगर वो मुझे थोड़ा सा कष्ट देता है तो कोई बात नहीं, चलने दो उसके तौर पे। खैर जी, वो भी हो गया। जब वो 2 दिन तक नहीं उतरा फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा भाई इससे ज्यादा जो है इसको टाइम देना नहीं। मैंने फिर वो देवबंद वाले बाबा को फोन करा कि जी ऐसे ऐसे हो गया। तो वो कहते हैं हंसते हंसते, कहते हैं बेटा सांप को पकड़ने का मंत्र नहीं पता और बिल में तुमने हाथ डाल दिया। मैं कहूँ ये मतलब, बोले तुम आओ मेरे पास में। अब मैं दिल्ली से देवबंद की तरफ सड़कों पे चलूं, कभी इधर रॉन्ग टर्न कभी उधर रॉन्ग टर्न, कभी कहीं, मतलब कुछ ना कुछ होता रहा। फिर मैंने बोला जी बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं तो आ ही नहीं पा रहा 1.5 घंटे से दिल्ली की सड़कों में, कभी लेफ्ट जा रहा हूँ कभी राइट जा रहा हूँ। एंड मैं अपने आप को मास्टर मानता हूँ क्योंकि सेल्स का बंदा था तो सड़कें तो पता ही होती हैं, कभी वो उसका दिक्कत नहीं होता। बट कह रहे नहीं हो, थोड़ी देर कुछ करा और फिर वो हम दिल्ली से देवबंद की रोड पे पहुंच गए। उनके आश्रम में पहुंच गए स्वामी जी के। वहां पे उन्होंने कोई हवन वगैरह छोटा सा करवाया। वो स्वामी जी खुद भी वो शमशान घाट के किनारे पर एक आश्रम था वहां उसमें रहते थे। और शमशान घाट के किनारे पर एक बरगद का पेड़ था, या आई थिंक पीपल का पेड़, बरगद का ही था शायद। उसके नीचे उनका हवन कुंड था। वो हवन कुंड में उन्होंने जो है मुझसे पीली सरसों से कोई हवन करवाया। एंड उसके बाद बोले अब सब ठीक है। मैं और आरती निकले, निकलने के और हमें रुड़की जा रहे थे तो मतलब इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, तो आगे से पूरी गाड़ी ही निमट गई। तो हम, मैं, नंदनी, अनिरुद्ध, आरती, हम चारों जने थे। चोट हम में से किसी को नहीं आई एक्सेप्ट आरती। आरती को यहाँ ठोड़ी पे चोट आई थी, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। अब हमने गाड़ी वाड़ी बोली, आ गए, फिर बताया। तो स्वामी जी कहते हैं बेटा वो था तो कुछ, पर एक्सीडेंट तो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा इस समय कोई और भी दशा अंतर दशा अटकी हुई होगी। अब मैं कहूँ यार अगर अटकी हुई थी तो पहले क्यों नहीं बताया, अब जब चीज हो गई तब क्यों बता रहे हैं। तो ऐसे करके मेरी कहानियां जुड़नी शुरू हुई कि ये एस्ट्रोलॉजी, ये वास्तु, ये भूत प्रेत, ये सब होते तो एक साथ ही है। हम जिसके पास जाते हैं उसको ये तीनों सब्जेक्ट नहीं आते, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं समझ में आप समझ सकता। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लेकर चलो कि जिस समय भी आपका टाइम गड़बड़ होगा, मतलब आपकी दशा अंतरदशा गड़बड़ होगी, उसी टाइम पर आपका जो चक्रा का एनर्जी है वो एनर्जी भी वीक होगा। और उसी टाइम पर जो वास्तु की रेमेडी आप सोच रहे हो, वो वास्तु रेमेडी भी जो है वो इनकम्प्लीट होगी। या फिर रेमेडी होगी नहीं, एनर्जी वीक होगी और दशा अंतरदशा खराब हो जाएगी। क्या आप उस समय एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होंगे या नहीं? मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी सर। तीनों चीजें आपकी गड़बड़ चल रही हैं। आपका सिचुएशन में एक चीज, मान लीजिए आपने वास्तु रेमेडी ठीक कर दी, चक्रा की एनर्जी आपको पता ही नहीं थी क्या होती है, दशा अंतर दशा में क्या हो रहा है आपको नहीं पता था, वो भी हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप किसी की भी प्रॉब्लम या अपनी प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर पाएंगे? मैंने तो दूसरे की सरदर्दी अपने ऊपर ले ली, चलो ले ली कोई दिक्कत नहीं है, मैं केपेबल हूं तो मैं ले सकता हूं। बट पता चला मैं भी केपेबल नहीं हूं। मैं भी आधी अधूरी दुकान लेकर जो है खड़ा हो गया मार्केट में। साहब हम भी वास्तु करते हैं, हम भी चक्रा सिखाते हैं, हम भी ये करते हैं। तो होगा क्या? मैं अपनी पीसफुल लाइफ को खराब कर लूंगा या अच्छा कर लूंगा? मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी सर। हम्म, मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि इन पास्ट में वास्तु वाले के पास गया, उसने तोड़फोड़ कराई, पैसे ले लिए, काम खत्म। चक्रा वाले के पास गया, उसने रेकी करा दी, प्राणिक करा दी, हीलिंग क्लीनिंग कर दी, वो हो गया। फिर उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजर के, सबसे पहले तो खैर गया ही एस्ट्रोलॉजर के पास था।
उसने कहा बेटा तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, तुम ये इधर दबा दो, ये उधर चढ़ा दो, ये उसको खिला दो, वो ठीक हो जाएगा। एक आध चीज कोई अच्छी होती थी, बाकी वैसे का वैसे ही रहता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, इसमें मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व थी। तो हमने ये रियलाइज करा कि जब तक हम किसी व्यक्ति को एक क्लैरिटी नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, तो सामने वाला करेगा क्या उस सिचुएशन में? मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी Thus, bringing clarity and precision to healing was the utmost part. अब कहने के लिए व्यक्ति हीलर है, लेकिन उसके विजुअल्स ही नहीं है, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये सामने जो है, जिस चीज को भी मैं हील और ट्रीट करने जा रहा हूं, उसका ऑरा देखना भी उसको ढंग से नहीं आ रहा। तो इस डोमेन में जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है, सब लोग कहते हैं अरे अभी ये 5,000 रुपए कोर्स करो और कल सुबह से तुम हीलर बन जाओगे, 2 दिन का प्राणिक करते ही तो तुम बिल्कुल रॉकेट हो जाओगे, बाद में धीरे धीरे बाकी लेवल्स भी कर लेना। आदमी कहता है मेरी 5,000 रुपए में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इससे ज्यादा तो रोज मेरा नुकसान होता है, चलो मैं इस पूरे पार्ट को टेकअप करता हूं। तो जितना उसका काम धंधा चल रहा होता है, वो भी बंद हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट, हर एक व्यक्ति को, आपने विनय जी कौन कौन से कोर्सेज कर रखे हैं? सर, प्राणिक के ऑलमोस्ट सारे कर रखे हैं। ओके, और? रेकी करी है। ठीक है। और सर, छोटे छोटे से कोर्सेज जैसे जैसे मिलते रहे, इंटरेस्ट रहता है तो तो कुछ ना अब कुछ मुझे सीखता ही आप रहता छोटा सा एक चीज का वैलिडेशन के तौर पे मैं पूछना चाह रहा हूं। आप जैसे जैसे रेकी, प्राणिक और इसके सारे लेवल्स के कोर्स करते गए, उसके बाद आपका जो काम धंधा और सारी प्रॉब्लम्स थी, क्या वो रिजॉल्व हो गई? है। नहीं सर, सब बढ़ गई थी। बढ़ गई ना? ये सब बढ़ मेरा गई। बेस पार्ट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इसी पार्ट पर काम करा, क्योंकि काम धंधा तो चल ही नहीं रहा था। जिस जिसको मैं पोटेंशियल सॉल्यूशन समझ रहा था, वो पोटेंशियल सॉल्यूशन थे ही नहीं। इत्तेफाक से जो पॉजिटिव पार्ट था वो ये था कि पिछले, मतलब रिलीजियसली 2007 में मैं एमए संस्कृत के लिए एनरोल हुआ था। उस टाइम से मेरा जो दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का तरीका था वो बदल गया था। मतलब मैं एक एक वर्ड को, एक एक संस्कृत के श्लोक को बहुत ध्यान से देखता था। केवल वो चीज मेरे काम आई। एंड जब मैं उसको ध्यान से पढ़ रहा था, तो उसमें कवच जो था, कवच के अंदर डायरेक्शन गॉडेस भी दे रखा था। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके जो है पार्टिकल गॉडेस भी दे रखा था कि किसकी कौन सी गॉडेस है। जो उसके मंत्र थे, जो प्रक्रिया थी, वो मुझे तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती में मिल गई। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य चंद्रमा वगैरह जो हैं उसके बीज मंत्र थे। तो ऐसे करके मेरा जब इनिशियल स्टेप हुआ, और मैंने बीज मंत्र जो है उसको चेंज करा, एम ह्रीम क्लीम को मैंने चेंज करा श्रीम ह्रीम क्लीम में। ये मेरा पहला लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन था जो हुआ था। तो मैंने आइडेंटिफाई करा, ह्रीम तो मुझे बहुत बाद में पता चला क्या होता है, लेकिन श्रीम पे बाय डिफॉल्ट मेरा ध्यान चला गया। और जिस दिन से ध्यान चला, उस दिन से मैंने वो श्रीम बीज मंत्र लिखना शुरू करा, और बार बार जब भी मैं लिखता, कोई कंडीशन नहीं होती थी, बट ये रिक्वेस्ट होती थी कि आप मुझे अपना वास्तविक स्वरूप बताओ। और फिर मैं उसके मंत्र लिखता, मंत्र बनाता, मंत्र को अलग अलग डायरेक्शन में रखता। तो जो कुछ भी दुर्गा सप्तशती के कवच से पता चल रहा था, वो चीजें मैं अप्लाई करना शुरू हो गया। तो कवच, कीलक और अर्गला। कीलक से मुझे ये पता चला कि सब कुछ कोडेड है, आपको प्योर फॉर्म पता नहीं चल पाएगी जब तक कि आप उस कोड को ब्रेक नहीं करो। शाप क्या होता है, श्राप क्या होता है, ये दोनों चीजें, क्योंकि मेरा संस्कृत का बैकग्राउंड था तो मुझे वो पता चला। जैसे जो वो होता है ना, खुल जा सिम सिम, कि गुफा के दरवाजे पे जाओगे और बोलोगे खुल जा सिम सिम,
तो खुल जा सिम सिम बोलना शाप होता है। उस कोड का नाम लेना जिससे वो द्वार खुले, उसको शाप कहते हैं। और जब आप किसी को कर्ज करते हो, जा तेरा खानदान नष्ट हो जाए, ये हो जाए, वो मर जाए, ये हो जाए, उसको श्राप कहते हैं। हमारे यहाँ टेक्स्ट में हर जगह शाप लिखा हुआ है, कहीं भी श्राप नहीं लिखा हुआ। पूजा की जितनी भी धार्मिक किताबें, लेकिन उसको इनवेरिएबली जो प्रयोग होता है वो शाप कहकर होता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो ऐसे करके मैं हम्म, धीरे धीरे एनर्जी जर्नी के तौर पर जो भी बीज मंत्र से रिलेटेड थी, वो स्वरूप को देखने के लिए मैं काम करता रहा और मुझे चीजें पता चलते नहीं। तो एक सी वाला पार्ट हो गया कि आपको ये जितने भी बीज मंत्र और प्रक्रिया लिख रहे हैं उसकी जो ऊर्जा है वो आपको दिखनी शुरू हो गई। जो उसका मेजरमेंट था वो भी पता चलना शुरू हो गया। वैलिडेट करने के लिए जब भी हम कोई अजम्पशन सिस्टम को डालते थे, वो अजम्पशन सिस्टम को डालने से वो एनर्जी चेंज होती थी। कितनी चेंज होती थी, इस सब में रिसर्च वर्क जितना भी था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हीलिंग और जो ये कहते हैं सी वाला जो पार्ट है, ये आरती का था। तो हम दोनों जने, मतलब ऐसा मान लो कि एक हिस्सा मुझे नहीं दिखता, एक हिस्सा उसको नहीं दिखता, तो दोनों जने हाथ पकड़ के उस पूरे रास्ते को सॉल्व करने के लिए निकल पड़े। एंड thus वी वर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट कैन ट्रांसफॉर्म। एंड ऑफ द डे पूरी कहानी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? उस जी ट्रांसफॉर्मेशन को आपको जनरेट करना है, तो आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? तब मुझे समझ में आया कि लेकर एंटीना को जब मैं बोविस स्केल के साथ कनेक्ट करूंगा, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो सॉलिड होगी। और ये चीज किसको नहीं पता थी? मतलब मैं ऐसे ऐसे वास्तु वाले को मिला हूं जो एक एक घर की वास्तु करने के 10-10 लाख रुपए चार्ज करते थे, और उनको नहीं पता था। उनको जो भी सिद्धियां थी, जो भी पार्ट थे, वो सिद्धियों से इधर ये कर दो, इधर ये कर दो, इधर ये यंत्र लगा दो, इधर वो यंत्र लगा दो, वो सब होता था। बट दे वर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी तो अब हम जब इस पूरे प्रोग्राम को कवर करेंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर बेसिकली कुछ फाउंडेशंस होंगी, जिसमें कि लेकर एंटीना और बोविस्केल को कैसे चलाना है उसकी कुछ 15 मिनट की हम एक्सरसाइजेस कराएंगे। फिर हम एक यूनिफाइड थ्योरी पे काम करेंगे जिसमें कि हम चक्रा, वास्तु और जो भी हमारा ये एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट है, उन सब को हम एक जगह जोड़कर एक यूनिफाइड बॉडी के पार्ट पे काम करेंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हम्म ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ थ्योरी होगा। तीसरा पार्ट होगा साइंस ऑफ साउंड। तो हम जब कुछ बीज मंत्रों का चैंटिंग करते हैं तो 15 मिनट उस चैंटिंग को ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्वेशन के बाद ये देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली एनर्जी को कितना चेंज कर रहा है। तो हमने क्या करा, एक आपको ना एक मॉड्यूल शेयर करा, लेकर एंटीना ट्रेनिंग 15 डेज प्रोग्राम। उसके अंदर मेजरमेंट लिखी है, आपने देखा वो वाला पीडीएफ? मैं एक सेकंड शेयर कर देता हूँ। जी सुनो, मुझे पानी और चाय दे दो। सर, मेजरमेंट सर इसमें आया हुआ है साथ में हाँ, वो एंटीने के साथ। 15 दिन का पूरे प्रोग्राम का एक रिकॉर्ड है। तो जब हम आपको लेकर एंटीना यूज करना सिखा देंगे। वेवलेंथ के हिसाब से उसका क्या क्या है, बॉडी पे क्या है, एनवायरनमेंट पे क्या है। ये मिल गया आप लोगों को? मैनुअल नहीं मिला? ये मैंने आप लोगों को ऐड करने के बाद ही ये ग्रुप में शेयर करा था। जी जी जी। मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ पहले, ताकि
ये वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जी। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी हैं। कैसे ये पूरा प्रोग्राम किया जाता है। अब ये यहाँ पर जो है ये अलग अलग चीजें हैं जिसको कि रॉ शुगर, सोलिना, ये सब इसके तौर पे करते हैं और इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑल दिस विल बी कवर्ड बाय आरती। तो मैं सिर्फ इसमें जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, आपका एक डेली प्लान है जो यहाँ पर डिफाइंड है, जिसमें कि आप कितने मिनट उस लेकर एंटीना को उठाकर घूमेंगे, चलेंगे। अब जैसे मैं आपको एक वीडियो उसकी दिखाता हूँ। ये इसका डिवाइस प्लान है इसके अंदर, जिसमें कि आप रोज के रोज अपने नोट्स लिखेंगे। तो जब आप पहले दिन आपने लेकर एंटीना उठाया, मेडिटेशन करी, उसको चलाकर देखा, अपने ब्रेन से कनेक्ट करा, ये उसके रोज के मेजरमेंट्स हैं। सो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू हैव टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट, जिसमें आप रोज के रोज अपना ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। मैं इसी पूरे पार्ट की एक्सरसाइजेस के लिए, मतलब वो लक्ष्मी जी हैं जिन्होंने भी हमारे साथ में ये करा है, तो उनकी कुछ दो वीडियोस शेयर करे हैं। मैं वो वीडियोस भी आपको एक दफे दिखा देता हूँ। ये लक्ष्मी जी का वीडियो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। जी। ये ये लेकर एंटीना को लेकर आपको चलना पड़ता है। जब तक वो बैलेंस्ड होता है तब तक वो सीधा रहता है, जहां एनर्जी डिप्लीट होती है वो नीचे गिर जाता है। तो आपके जिस जगह में वो एनर्जी कम होगी वहां पर वो डिप्लीट, जैसे ये यहाँ पर जैसे ही स्टेयर केस के नीचे आए, उन्होंने एकदम से वो डिप कर गया। अब ये इनका नेगेटिव जोन है जहां पर कि ये एनर्जी डिप्लीट हो रही है। तो आप जब भी कहीं वास्तु करने के हिसाब से जाएंगे या अपने घर में करेंगे, आपको ये एनर्जी, ये देखिए यहां पर फिर से ये गिर गया। सो जहां जहां एनर्जी घट रही है वहां पर जो है वो आपको दिया इसका नाप लिया, इसका एनर्जी कितना है देख लेंगे। ये दूसरी वीडियो दिख रही है अभी आपको। जी। अब ये देखिए, जब हम बोवे स्केल यूज करते हैं तो जिस जिस जगह एनर्जी कम है उस जगह उसका हम एनर्जी मेजरमेंट करते हैं। तो 9.5 आ गया। फिर हिंदी शीर्षक
एनर्जी देखेंगे। 15,000 आ गया, इसको शिव शक्ति के साथ मिलने से कितना आएगा देख। 16,000 अब आ गया। तो इसका जो यूसेज जो है, हम वो हाईलाइट कर रहे थे कि जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो इसके अंदर किस तरह से एक हमारा 15 दिन के अंदर इस लेकर एंटीना के साथ कनेक्शन बन जाएगा, और उस कनेक्शन की वजह से हम अपनी पूरी ऊर्जा और पूरे सेटअप को मेजर कर सकते हैं। दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड इन द प्रोसेस। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो हम एक मशीन को या एक ऑब्जेक्ट को अपने मेंटल फ्रेमवर्क से कनेक्ट करते हैं, और उस फ्रेमवर्क से कनेक्ट करने की वजह से हमें उसका एक मूवमेंट पता चलता है। सेम वे जो डाउजिंग होती है, डाउजिंग में भी एक पेंडुलम होता है। आप उस पेंडुलम को पकड़ते हैं और उसको धीरे धीरे उसके साथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि पेंडुलम आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हर तरह की एनर्जी स्कैन कर सकते हो, आप मेरे को रास्ता बता सकते हो, ये रास्ता जो है हमारे को गाइडेंस देगा। आपको अगर लगता है कि मेरा ये काम बन जाएगा तो आप जो है एंटी क्लॉकवाइज चलिए, और आपको लगता है कि मेरा काम ये नहीं बनेगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अगर मेरा काम जो है ये फटाफट हो जाएगा तो आप तेजी तेजी से घूमिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरा काम बिल्कुल नहीं होगा तो आप बिल्कुल स्लोली मूव करिए या नहीं मूव करिए। और ऐसे करके आप उसको एक हल्का सा झटका देते हैं, वो हिलता है और उसका प्रोसेस चेंज हो जाता है। अब ये जो डाउजिंग का जो पार्ट था, उसमें आप एक पेंडुलम को ये रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही होता है विनय जी? जी सर। जी सर। अब यही प्रोसेस आप लेकर एंटीना के साथ करेंगे इन 15 दिन के एक्सरसाइज में। ठीक है, अब उसका एक पकड़ने का तरीका है। विनय जी वो उसको हाथ में लीजिए, लेकर एंटीना को जरा। तो इसमें जो दो रॉड्स हैं उसके थोड़ा सा ऊपर करिए कैमरे पे। आप अपना कैमरा थोड़ा सा वैसा कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। हाँ, परफेक्ट। अब जैसे आपने ये इसको पकड़ा है, इसकी साइड्स में दो नीचे लोब हैं, उसको टाइट करके लगा देते हैं। वो टाइट कर दिया आपने? जी। जी लगा के। ठीक है, अब इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ है, वो स्केल के ऊपर एक पॉइंटर है जो ऊपर नीचे करा जाता है। जी। इसको 3.3 पे सेट कर दीजिए। जी। ठीक है, अब हमने 3.3 पे क्यों सेट करा? तो क्लीन करने के लिए। नहीं, 3.3 जो है ये एक स्केल है, जो स्केल मैंने आपको ये जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जो बनाया है उसमें मैंने एक लेकर एंटीना मैनुअल डॉक्यूमेंट शेयर करा है। न्यूट्रलाइज करने का। हम्म हम्म तो ये जो लेकर एंटीना डॉक्यूमेंट मैनुअल जो है ये आपको बेसिकली ये बताएगा कौन सी एनर्जी को। तो 3.3 बेसिकली चक्रा की एनर्जी को हम यूज करते हैं। सर हम्म 3.3 जो मेरे पास आई है, इसके हम्म, साथ में जो एक मैनुअल आया है उसमें दिखा दिया हुआ है बॉडी पार्ट्स में प्रोस्टेट और अदर्स में एंटीना न्यूट्रलाइजेशन। एक एक सेकंड। मेरे पास एक नेट वो आया है, मैनुअल जो आया है इसके साथ में। इसके साथ में जो मैनुअल आया है, जी। इसमें सारी एनर्जी के बारे में सारा दिया हुआ है। और
कॉस्मिक एनर्जी के लिए चैनल के लिए था 12.0, जिसमें थर्ड आई चक्रा, सेवेंथ चक्रा। हम उसको 3.5 पर ही करते हैं ना मेजर। हाँ 3.5 पर ही करते हैं। तो हो सकता है ये हमारा कोई अजम्पशन सिस्टम हो जिसकी वजह से मतलब मैं और आरती जब हम ये करते हैं तो आरती एंटीना को जो फिक्स करती है वो 3.5 पे करती है। मतलब जी, बाय डिफॉल्ट अभी तक का हमारा। इसमें 3.3 दिया हुआ है सर। बेसिक वो एंटीना न्यूट्रलाइज करने का जो था, मतलब किसी की भी बेसिक एनर्जी अगर मेजर करनी है वो कितने यूनिट पर होती है? 3.5 पे ही तो करते हैं हम। हाँ हम 3.5 पे ही करते हैं। एनीवेज, पॉइंट सिर्फ ये है, ये इसके अंदर जो है ना, जो डिटेल्स दे रखी हैं पर्टिकुलर, वो बॉडी पार्ट और कौन सा बॉडी पार्ट के लिए, मतलब एक एनवायरनमेंट, बॉडी एंड अदर्स में एक वेवलेंथ प्रोसेस है जिसको कि ये इन्होंने डिफाइन कर रखा है इस स्केल के हिसाब से। हमने जब रेगुलर मेजरमेंट्स कर रहे थे तब हमने उसको आइडेंटिफाई करा था कि ये 3.5 पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। मैं मेरा सर पॉइंट टू समझा पा रहा हूँ? जी सर, 2.5 भी इसमें दिया हुआ है, जिसको ह्यूमन सेल हार्मनी एंड थर्ड आई बॉडी हीट। कौन सा? 2.5, 2.5। कॉपर, बॉडी हीट, ह्यूमन सेल कॉपर, हार्मोनी, थर्ड आई। जी, ठीक है। कॉपर बॉडी हीट ह्यूमन सेल हार्मनी एंड थर्ड आई। और 3.33 जो दिया हुआ है सर, ये ब्लैक मैजिक का दिया हुआ है। हम्म। बाकी सर ऐसे इसमें करके जो है 17.7 तक दिया हुआ है। हाँ वो तो, ये आपको उनके यहाँ से मिला था या मैंने शीट शेयर करी थी? नहीं नहीं, ये सर ये साथ में आया था, इसके एंटीना के साथ में आया था, मैं बोलिए। अच्छा ये ठीक है। तो ये तो मुझे सिमिलर सही लग रहा है, जैसे हमारा वाला जो हमने जो शेयर करा है वर्ड डॉक्यूमेंट आपको, वो देखा आपने? नहीं, अभी अभी देख लूंगा क्लास की बात सर, उसको मैं एक उसको सेकंड। चेक करूंगा इसके बाद में। ये देखिए, ये जो मैंने मैनुअल शेयर करा है, इस वाले जी मैनुअल में जी, 1.7। 2.4 इज स्पिरिचुअल एनर्जीज, 2.5 इज कॉपर बॉडी हीट ह्यूमन सेल थर्ड आई, जी 3.3 is prostrate, 3.33 is black magic.
सो आई थिंक जो जी आपके पास में राइटअप है और जो मैं राइटअप शेयर कर रहा हूँ जी वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। 17 तक का इसमें दे रखा है। जी। तो पर ये आपका एक पेज का ही आया है, मल्टीपल पेजेस का है? ये एक पेज का है सर। हाँ, तो ये इसमें जो हमारे पास में जो है इसमें 4 पेज का है ये। सर ये उन्होंने मुझे लगता है बेसिक बेसिक सा दे दिया है इसमें, हाँ, बहुत माइन्यूट नहीं गए हैं। मतलब ये मोटा मोटा बहुत वैसे सारी लिख चीजों दिया में है। ना बहुत डिटेल्ड है। जी जी, उसमें डिटेल है सर। ठीक है ना, तो इसलिए ये डिटेल्ड है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो स्टैंडर्ड हैं जो आपको और हमारे उसमें सेम है, जी हो जी सकता है कुछ चीजों में फर्क हो। जी बट हमने क्योंकि जितने प्रैक्टिकल्स करे उस पे हमें 3.5 पर बेस्ट परफॉर्मिंग रिजल्ट्स मिले हैं चक्रा एनर्जी से रिलेटेड। तो ये जी हो सकता है कि जितने भी लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट करे होंगे उन्होंने अपने अपने फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स को उसमें लिख दिया। जी आप मेरी वाली लिस्ट की एनर्जी स्कैन करके देखिए और अपना वाला जो लिस्ट है उसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए, तो आपको जो है एक बेटर एनर्जी पता चलेगी। आप दोनों ही जने एनर्जी स्कैन करते हैं, करके देखिए। इसमें ज्यादा मोर स्प्रेडिंग दिखा रहा है, उसमें कॉम्पैक्ट। राइट। हाँ सर, इसमें पेज जो मेरे पास पेज है सर इसमें एनर्जी कम है, और इसमें फिर ज्यादा आ रही है। राइट, तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये वाला स्लाइड बनाया है उसने मेजर जी पार्ट को वैलिडेट भी करा है जी, एक्चुअली इसका। सर इसमें बहुत बहुत ढेर सारी चीजें हैं ना सर, बहुत छोटा छोटा हाँ सा जी, माइन्यूट करके पूरा कंप्लीट किया है एब्सोल्युटली सर। यही मेरा कहने का पार्ट सिर्फ ये वाला जी था जी कि इसमें जैसे ये कॉपर लिखा हुआ है, एक जगह इसमें गोल्ड भी लिखा हुआ है। जी। जो गोल्ड लिस्ट मैंने 14 आपको पे है शेयर सर, करी है, 14.0। गोल्ड 14.0। जी अब वो इसको जब हम यूज करेंगे तो इसको 14.0 पर सेट करेंगे और सेट करने के बाद जो है ये देखेंगे हम जिस घर में रहते हैं उसका गोल्ड का वाइब्रेशन कितना है, कैसा है। तो ये जी स्केल का मूवमेंट आ जाएगा हमारे सामने। गोल्ड का जो मेजरमेंट देखने का बेस्ट तरीका मुझे समझ में आता है, दैट इज अपने घर के ईस्ट का मेजरमेंट करना चाहिए यूजिंग दिस लेकर एंटीना हम्म बोवी स्केल के तौर पे, क्योंकि गोल्ड जो है मेरा ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्शन है। ये मेरी थ्योरी के हिसाब से हो गया। हम्म तो जब मैंने इस तरह से उसको देखना शुरू करा तो फिर मेरे को अब गैप पता चला कि भाई मेरे यहाँ जो है गोल्ड का एनर्जी वाइब्रेशन बहुत बढ़िया नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर मैंने एक बीज मंत्र भी आइडेंटिफाई करा। फिर उस बीज मंत्र की हम्म, एनर्जी को ईस्ट डायरेक्शन में डाला और फिर से स्केल का मूवमेंट करा। तो कहने जी का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये वाला पार्ट आपको ऑब्जर्वेशन बता सकता है, बट अगर आपको ये गैप पता चल गया तो आप उसे फिल कैसे करोगे? और ये मेरा हम्म, लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है जिसके लिए मैं भगवान को बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले ज्योतिषियों के पास जाता था, मैं उससे पूछता था, बोले शुक्ला जी तुम्हारा तो बहुत टाइम खराब चल रहा है, कल से तुम्हारी ये वाली दशा शुरू हो रही है और इतने टाइम तक तुम्हारा जो है एक्सीडेंट का योग है।
अब मैं कहता था जी इसकी रेमेडी क्या है, तो वो कहते थे रेमेडी कुछ नहीं है, बस ये है थोड़ा गाड़ी ही मत चलाओ। मैंने कहा जी हम्म। ये तो आपने वैसी सरदर्दी दे दी एक और, तो टाइम तो मेरा खराब ही है, दूसरा आप भी सरदर्दी ले आए। काम धंधे पे ना जाऊं, घर में बैठा रहूं और बाहर निकलूं तो ये सोचता रहूं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तरीका क्या है गैप को फिल करने का? तो ऐसे करके मैं रेमेडियल मोड में चला गया, वास्तु वाले के पास गया तो भी मुझे वो रेमेडीज नहीं पता चली। जो लेकर वाला तो उसने भी नाप के बता दिया, बोले जी आपके घर में तो स्वर्ण की ऊर्जा ही नहीं आ रही। भाई स्वर्ण की ऊर्जा नहीं आ रही तो लाऊं कैसे? मूल मुद्दा ये वाला है। सारे प्रक्रियाएं जितनी भी मैंने स्टडी करी, फाइनली हर चीज जाकर जो है बीज मंत्रों पे जाकर नेविगेट हुई। तो मैंने वो बीज मंत्र को देखा और मैंने बोला कि भाई ये मैंने स्वर्णी बीज मंत्र आइडेंटिफाई करा है। इसकी एनर्जी को, इस एनर्जी को जब मैं अपने घर के ईस्ट में डालता हूं तो मेरे घर का जो स्वर्ण का मेजरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अब आप दोनों जने इसको स्कैन करके देखिए, क्या इस एनर्जी को मैं अपने घर के ईस्ट में डालूं तो क्या मेरी ऊर्जा बढ़ रही है गोल्ड की? जी सर। जी। जी। फिर मेरी किसी से साउथ इंडियन से बात हुई, बड़े अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति थे, उन्होंने जब ये देखा उन्होंने कहा जी आप एक काम करो, एक होता है स्वर्ण भैरव, आप स्वर्ण भैरव स्तोत्र जो है उसको लिखो और उसमें जो भी आपने अपने बीज मंत्र लगाने हैं वो लगाओ और उसकी एनर्जी ईस्ट में डालो तो आप देखोगे बहुत तेजी से आपका घर का स्वर्ण का एनर्जी चेंज होगा। फिर आप उसको चेक करने के बाद कि अब ये आपको पता चल गया कि इस बीज मंत्र को लगाने के बाद आपका एनर्जी कैसे बदलेगा। अब ये पता चलने के बाद कितनी क्वांटिटी आपको जाप या ध्यान करना होगा और कितने टाइम तक करना होगा, ये दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी हम्म। पड़ेंगी। तो ये नहीं है कि मैंने एक दफे स्वर्ण का नाम बोला और फट से जो है वहां पर 1 किलो का गोल्ड का ब्रिक जो है आके गिर गया। ठीक, तो प्रैक्टिकली उसको डेवलप करने के तौर पे अब जब मैं ये वाला पार्ट पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि चीजों का वैल्यू जो है वो स्वर्ण के समान होना चाहिए। स्वर्ण के समान वैल्यू का मतलब, स्वर्ण इज करेंसी। आपके जेब में पैसे नहीं है, आप दुनिया की किसी भी देश में घूमिए, अपने जेब में जो है सोने के 2 कॉइन डाल के चले जाइए, दुकान पर जाइए उसको बोलिए करेंसी दे दो, डॉलर पाउंड जो कुछ भी देगा वो तुरंत मिल जाएगा। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो स्वर्ण को लेने के बाद करेंसी के तौर पे, आप चांदी लेके जाओगे हो सकता है ना ले आदमी, गोल्ड हर एक जगह लिया जाएगा। सर इसको क्या लिख के अपने ईस्ट में लगा भी सकते हैं? वो तो मैं प्रोग्राम में बताऊंगा ना, आज तो मैं जेनरिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो डोंट वरी, सोना आ जाएगा आपके पास में, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। मेरा जो कहने का समझाने का पार्ट है वो सिर्फ इतना है, जब आप जी अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी पर काम करते हैं, जी। जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो क्या होता है, आप रुपए के जैसे वैल्यूएबल हो जाते हैं। ये मूल पार्ट है। जी स्वर्ण बाई प्रोडक्ट है। जी जी जी। एंड ऑफ द डे आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि बढ़ लोग जाती है। आपको करेंसी के जैसा ट्रीट करना शुरू कर दें। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? सोने की वैल्यू नहीं है,
आप सोने के जैसे वैल्यूएबल हो जाएं, ये कॉन्सेप्ट है प्राइमरली। आपका ओके। टाइम जो है इतना कीमती हो कि अगर आपने किसी के साथ 1 घंटे टाइम लगाया तो वो घंटे के हिसाब से आपके पास उतने पैसे भी आ जाएं। हम्म। सो टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। ये प्रिंसिपल अगर आपको इन्वोक करना है तो उसके लिए ये बीज मंत्र, ये स्वर्ण भैरव स्तोत्र और ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल हम्म। ब्यूटीफुली काम करती है। आपको आपकी जिस व्यक्ति की जन्म पत्री में सूर्य की महादशा आती है, उस दिन से उसकी लाइफ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन शुरू हो जाता है। आप बाय हम्म। डिफॉल्ट किसी को भी लेकर चलेंगे, अगर वो शुक्र की महादशा में सूर्य की तैयारी कर ले ठीक है, लेकिन नहीं करता, एकदम से डाउनफॉल आएगा। लेकिन डाउनफॉल बिगाड़ेगा कुछ नहीं, हम्म। सेल्फ की वैल्यूएशन को इंप्रूव कर देगा। और ये मेरे हम्म। साथ प्रत्यक्ष हुआ। मतलब मैं जॉब छोड़ के आया, 2 लाख रुपए महीने की जॉब थी 2011 में। तो मैंने पूछा किसी से, यार मैं अपना काम धंधा शुरू करूं तो क्या उसको करें? तो बोला कि देखो कितने पैसे कमा पाते हो तुम, वो है इम्पोर्टेंट। बोले कितने पैसे? क्या 2 लाख रुपए महीना तो मैं कमा ही लूंगा, क्योंकि मैं तो इस कंपनी में जॉब करता था तो इतनी मुझे सैलरी देते थे, मतलब इतनी तो मेरी वर्थ होगी। बोले यार बड़ा अजीब सा हम्म। थॉट है। उस कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी को अपना रोल प्ले परफॉर्म कराने के लिए उतना पैसा देकर भी अगर कोई रिसोर्स मिल रहा है तो वो उस कंपनी का वो था, तुम्हारी वैल्यू थोड़ी थी वो। तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक करा, देन व्हाट इज माई वैल्यू? एंड जैसे ही मैंने मेरी वैल्यू के ऊपर काम करना शुरू करा, वो क्वेश्चन भी आया, वो सॉल्यूशन भी आए, वो प्रक्रिया भी आई। और जो कुछ भी मैं इससे पहले करता जा रहा था उसका एक सॉलिड कंस्ट्रक्ट बना। टुडे आई कैन से हम्म। कि हाँ, ये चीज जो है, मैंने अपने अंदर एक वैल्यू एडिशन करा। तो अपने भीतर के वैल्यू एडिशंस को अगर आपने जानना है तो अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को आपने अपने आप से कनेक्ट करना है। एंड पूरा वास्तु फेल है। क्यों? हम्म। क्योंकि वो डायरेक्शन पर बात करते हैं, लेकिन डायरेक्शन शुरू कहां से होती है? बोले जी जहां से सूर्य उदय होता है वहां से ईस्ट डायरेक्शन होती है। हम लोग कैसे करते हैं? हम कंपास को नॉर्थ पे सेट करते हैं, मैग्नेटिक उसके बेसिस पे। वो उस तरीके का होता है, बट हर एक जगह का जो एंगल आइडेंटिफाई होता है, किस एक्यूरेट पॉइंट से आपने अपना ईस्ट डायरेक्शन को देखा। ऐसे करके तमाम इंटरेस्टिंग पार्ट्स जो हैं हम 15 दिन में इस प्रोग्राम के साथ में कवर करेंगे। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी हमारे सर। हर चीज का एक फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट किसी ने कर रखा है कि मेरे घर में उस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन कैसी है। मैंने उसके इनपुट पे काम करा कि कैसे मुझे वो वाइब्रेशन बढ़ानी है और कितनी बढ़ानी है, कितने टाइम में बढ़ा पाऊंगा। तो ये पूरा पूरा प्रोग्राम बहुत ही जी सर। मीनिंगफुली मिल गया आपका। बढ़िया। जी। जरा दिखाइए कुछ करके। क्वेश्चन क्या डालेंगे? स्वर्ण जो मैंने बीज मंत्र लिखा है अपने पे, उसकी एनर्जी देख रहा हूँ। राइट। परफेक्ट। देखिए सर। हाँ, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करिए ना। हाँ, दैट्स बेटर। देखिए बढ़ रही है सर। तो सर्किल इसका बढ़ रहा है। राइट। स्वर्णी। स्वर्णी। ये सर अभी और बढ़ेगा ये, क्योंकि इसका इसका वो फ्लो बता आपका रहा है और रिव्यू बढ़ेगा पॉज ये। होगा। तो जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो फिर ये टूटने लगता है, हम्म। गिरने लगता है।
नहीं ठीक है, परफेक्ट है। मतलब लेकर एंटीना में भी हम ऐसे ही एक कमांड के तौर पे उसको आपके साथ में कनेक्ट करेंगे, और धीरे धीरे वो कमांड जो है आपके हिसाब से ही काम करेगा। लेकर एंटीना में सिर्फ एक ही मैंने शॉर्टकमिंग देखी है, आपकी जिस चीज की मन की इच्छा बहुत ज्यादा होती है वो उसके भी जैसे रिजल्ट्स दे देती है, तो वो प्योर ट्रू सर एंड फॉल्स नहीं हो पाता। सर ये प्रॉब्लम होती है सर इसमें, मेजरमेंट में, कि मेरे मन की जो इच्छा होती है वो सर उस हिसाब से फिर चलने लगता है। एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए मैंने ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली कर रखी हैं, इसलिए मैं उस पॉइंट पे आया कि मैंने लेकर एंटीना के साथ बोवी स्केल जोड़ लिया। जी। क्योंकि क्वांटिफाई करना है, मन की इच्छा तो ठीक है, मन तो कुछ भी कहता है, बट हम्म, आप जिस काम पर जा रहे हैं, आप जो भी काम करेंगे, किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट करेंगे, वो आपके साथ में बिजनेस रिलेशन में डेवलप होगा नहीं होगा, ये सब जानने का तरीका जो है वो आपके इस लेकर एंटीना बोवी स्केल से कनेक्ट हो सकता है। ये सर काम करता है जहाँ पे सर अपना फायदा होता है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरा नुकसान हो, वहाँ पे शो हो, वहां पे सर ये फिर अपने मन से काम करने लगती हैं, जितनी भी इस तरह के स्कैन करने वाली चीजें हैं सर, हाँ, क्योंकि हमारा मन से इसलिए ज्यादा स्ट्रांग होता है इसमें ना। इसमें लेकर एंटीना चलाने वाले व्यक्ति का जो बेसिक स्किल सेट जो है वो इंटरनली बहुत बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस न्यूट्रल होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, तो जितना अच्छा आप न्यूट्रल होकर किसी चीज को करेंगे उतना अच्छा वो रिजल्ट आएगा। जब जी मैं जी। इसको मंत्र चिकित्सा से कनेक्ट करता हूं तो मंत्र चिकित्सा में आने के बाद जो सबसे बड़ा फर्क होता है, आप जो चीज का गैप देखते हैं उसको फिल करने के लिए वहां पर एक प्रक्रिया दे रखी है। जी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई स्वर्ण जैसा पार्ट है, तो स्वर्ण की वाइब्रेशन आपके अंदर कैसे बढ़ेगी। तो बेसिक लॉजिक है कि भाई जब आपकी कीमत इतनी हो जाए कि लोग जी। आपको आपके टाइम के सेकंड्स के हिसाब से जो है पैसा देना शुरू कर दें, तो पैसे का सरप्लस होगा, उस पैसे के सरप्लस को आप कन्वर्ट करके गोल्ड लेकर आओगे। ठीक है। कीमत तो आपकी बढ़नी और बढ़ानी है ना। तो जी सर। ये मतलब था। जी। तो आज यहीं रोकते हैं इस प्रोग्राम को।